नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। जम्मू एंड कश्मीर फेक एनकाउंटर केस। कैप्टन भूपिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा दी गई है। हालांकि अभी सजा को फाइनलाइज नहीं किया गया है। सजा को एज ए रिकमेंडेशन के तौर पे भेजा गया है टू दी हाईएस्ट कमांड, जहां पर ये सर्विंग करते थे कैप्टन भूपिंदर सिंह, दैट इज इन द अंडर दी नदन कमांड। तो नदन कमांड को रिकमेंडेशन के तौर पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद की सजा को भेजा गया है कैप्टन भूपिंदर सिंह के अगेंस्ट में। तो कैसे आर्मी अपने जवानों को सजा देती है? अगर बात करते हैं हम लोग दोस्तों इंडियन आर्मी की या इंडियन आर्म फोर्सेज की, जिसमें नेवी, आर्मी और एयरफोर्स और हमारी पैरामिलिट्रीज भी इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है। क्राइम आप नहीं कर सकते हो भाई, किसी भी तरह का क्राइम आप नहीं कर सकते हो, कोई भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन आप नहीं कर सकते हो। अगर आप बात करोगे पाकिस्तान आर्मी की, म्यांमार आर्मी की, नीचे देखो श्रीलंकन जो आर्मी है, या फिर रशियन आर्मी है ना, वो क्राइम करते हैं, उनको पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी होता है, फेक इनकाउंटर भी करते हैं। चाइना को तो आप भूल ही जाओ, फिर वहां पे तो लोग गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता मरा है जिया है क्या हुआ उसका। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज द मोस्ट एंड वन ऑफ द डिसिप्लिन्ड फोर्सेस इन द वर्ल्ड। इतना डिसिप्लिन, इतने सख्त रूल आपको किसी भी आर्मी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। आप चाहे किसी भी रंग के ऊपर हो, इट इज नॉट ए मैटर। चाहे आप सीडीएस हो, अगर आपका पद सीडीएस है, दैट इज चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, अगर आपने क्राइम किया है कोई भी, तो सजा आपको मिलेगी। ठीक है। कैप्टन भूपिंदर सिंह की बात करेंगे, और जो एमसी पुरा का फेक इनकाउंटर केस था 2020 का, उसकी भी बात करेंगे, और किस प्रकार से आर्मी अपने जवानों को सजा देती है। कोर्ट मार्शल क्या होता है, कितने टाइप के कोर्ट मार्शल होते हैं, और सीओआई दैट इज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या होती है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर मेंबर कौन कौन होते हैं। ठीक है। क्या सिविल की अगर हम बात करते हैं, सिविल कोर्ट की बात करें, जैसे सुप्रीम कोर्ट है या फिर हमारा हाई कोर्ट है, क्या वो इस केस के अंदर इंटरफेयर करते हैं या नहीं करते हैं। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू नो ना, लॉट ऑफ, बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी इस वीडियो के अंदर। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आज की होने वाली है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है। नाउ हियर इज द न्यूज कटिंग। कोर्ट मार्शल इन एमसीपुरा की फेक इनकाउंटर, किलिंग 3 ऑफ मैन। यहाँ पर जो बात करते हैं एमसीपुरा का जो फेक इनकाउंटर केस था, उसके कंटेक्स्ट में इनको सजा दी गई है, जो कि 2020 का केस था। इसके साथ में 2 पर्सन और हैं जिनको भी एक्यूज्ड ठहराया गया है कैप्टन भूपेंद्र सिंह के साथ में। जम्मू एंड कश्मीर कोर्ट मार्शल, हाउ आर्म्ड फोर्सेज पुनिश पर्सनल फॉर क्राइम। इस प्रकार से हमारी जो आर्मी है या फिर नेवी है, वो क्या करती है, अपने जवानों को सजा देती है। तो ये सारी बातें इसके अंदर हम जानेंगे। अब देखिए, एक बात मैं पहले क्लियर क्लियर करके चलता हूँ। हम बात करेंगे आर्मी के कंटेक्स्ट में, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं आर्मी के कंटेक्स्ट में कोई बात बताऊं, तो आपने समझना है यहाँ पे हमारी आर्म्ड फोर्सेज की बात हो रही है, दैट इज दी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तीनों की यहाँ पे हम लोग कंबाइंड बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर सारा सेम है। तीनों का प्रोसीजर क्या है, सेम रहने वाला है। थोड़े बहुत चेंजेस वहां पे हो सकते हैं, बट इट इज ऑलमोस्ट सेम। तो आर्मी के कंटेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि केस जो है फिलहाल के लिए आर्मी का है। ओके। नाउ बट बिफोर वी बिगिन, यार प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके। और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना अगर आप चाहो तो। नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यूज। हमने बताया जो आर्मी है, आर्मी कोर्ट ने अभी के लिए क्या किया है, रिकमेंडेशन दिया है, रिकमेंडेड लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए कैप्टन, कैप्टन भूपिंदर सिंह, और किलिंग ऑफ 3 मैन एट एमसीपुरा। एमसीपुरा जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है, और वहां पर सोफियान डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये गांव है एमसीपुरा। तो वहां पर 2020 के अंदर 18 जुलाई की बात है शायद, तो वहां पर 18 जुलाई 2020 को 3 लोगों को, 3 लड़के थे ये, इनको मार दिया गया था। ठीक है। कैप्टन भूपिंदर सिंह और उसकी टीम के द्वारा, मिलिटेंट समझ के, इन्होंने कहा कि मिलिटेंट हैं, और उनको मतलब फेक इनकाउंटर वहां पे कर दिया गया। बट जो फाइनल फाइनल जो सजा है, वो अभी के लिए नहीं मिली है। फाइनल सजा बाद में दी जाएगी, जो हमारी हायर आर्मी जो अथॉरिटीज है वो इसको कंफर्म करेंगे। ठीक है।
नाउ कैप्टन भूपिंदर सिंह अलियास मेजर बशीर खान, इनको मेजर बशीर खान के नाम से भी मतलब जाना जाता है, वाज कोर्ट मार्शल्ड आफ्टर ए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वाज कंडक्टेड एंड ए सब्सिक्वेंट समरी ऑफ एविडेंसेस फाउंड दैट ट्रूप्स अंडर हिज कमांड एक्सीडेड देयर पावर्स अंडर द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। भाई आप अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकते हो आर्मी के अंदर, सजा आपको मिलेगी। देखो पावर आपको दी गई है, आप किसी भी रैंक के ऊपर हो, आप एक जवान रैंक से लेकर एक ऑफिसर की हाईएस्ट रैंक के ऊपर आप हो सकते हो, लेकिन पावर आपको दी गई है, उनका मिसयूज आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। नौ एसआईटी इनके ऊपर बिठाई गई थी, फिर एसआईटी में भी जो भी रिपोर्ट आई उसको फिर सौंप दिया गया था। नो कैप्टन भूपेंद्र सिंह की अगर हम बात करते हैं तो ये 62 राष्ट्रीय राइफल के अंदर सर्विंग उस टाइम पे कर रहे थे। बिलाल अहमद लोन इनके साथ में थे और तबीस नजीर वर नेम्ड एज एक्यूज्ड इन दिस चार्जशीट। तो ये तीन लोगों के ऊपर पूरा का पूरा केस ये है जो फाइल किया गया था। बाकी इसमें मेन जो एक्यूज्ड है वो कैप्टन भूपेंद्र सिंह रहने वाले हैं राइट नाउ। नो व्हाट वाज द इंसिडेंट, हम बात करते हैं इंसिडेंट की। तो तीन युवा थे, तीन लड़के थे जो कि 20 साल के थे, एक 16 साल के और एक 25 साल के। यहाँ पे नाम आप देख सकते हो, इम्तियाज अहमद, मोहम्मद अबरार जो कि तस्करी डिस्ट्रिक्ट विलेज के रहने वाले थे, और अबरार अहमद, हालांकि तीनों राजौरी डिस्ट्रिक्ट से हैं, बिलोंग करते हैं तीनों राजौरी डिस्ट्रिक्ट से। और ये लोग तीनों जम्मू कश्मीर में आते हैं। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए आते हैं, लेबर के रूप में काम करने के लिए आते हैं, जैसा कि इनके घर वालों ने बताया। ठीक है। लेकिन 18 जुलाई की बात है 2020 को इनका फेक इनकाउंटर कर दिया जाता है शोपियान डिस्ट्रिक्ट के अंदर। शोपियान डिस्ट्रिक्ट का जो गांव है आपका, दैट इज एमसीपुरा, एमसीपुरा गांव के अंदर इनको मिलिटेंट समझ के कैप्टन भूपेंद्र सिंह की टीम के द्वारा फेक इनकाउंटर कर दिया जाता है। ये पूरा का पूरा मामला था। अब सोशल मीडिया के ऊपर कंसर्न जारी हुआ कि जो ये किलिंग हुई है, ये किलिंग एक प्रकार से फेक इनकाउंटर है। इसके लिए आर्मी ने क्या किया, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर जो भी एविडेंसेस मिले उन्हीं के तौर पर बताया गया है कि जो कैप्टन थे और जो उनकी टीम थी उन्होंने अपनी पावर्स को एक्सीड किया है अंडर दी AFSPA, दैट इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और उन्होंने फेक इनकाउंटर को कंडक्ट करवाया है, इसीलिए उनको सजा मतलब मिलेगी। नाउ अगर बात करते हैं हम लोग इनके घर वालों के पर्सपेक्टिव से, तो उन्होंने 17 जुलाई को ये जो कि मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी थी कि उनके जो बच्चे हैं वो क्या हो गए, मिस हो गए हैं। और जब सोशल मीडिया के ऊपर पूरी वीडियोज वायरल हुई उनकी डेड बॉडीज की, तो घर वालों ने पहचाना कि हाँ ये तो हमारे मतलब जो है कि बच्चे हैं, और उनको फिर एक एफआईआर मतलब COI, नॉट एफआईआर, दैट इज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, हम बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड द एफआईआर, और सिविल महकमे से किस प्रकार से आर्मी का जो महकमा है अलग तरीके से काम करता है। हालांकि प्रोसीजर जो है ना सेम ही चलता है, लेकिन वहां पर एक प्रकार से जो कंडक्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं वे अलग होती हैं आर्मी के अंदर, सिविल का तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर फिर इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, आर्मी के जो है ना, जो आर्मी से जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनसे बात की, तब यहाँ पर COI दैट इज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को कंडक्ट करवाया गया था अगेंस्ट दी भूपेंद्र सिंह एंड हिज टीम। नाउ व्हाट इज कोर्ट मार्शल, तो ये सारा आपने समझ लिया कि किस प्रकार से 2020 का ये मामला था जिसके अंदर इसको सजा अभी फिलहाल के लिए दी गई है, और सजा भी लेकिन फाइनलाइज नहीं हुई है, सजा बाद में मिल जाएगी। ठीक है। अभी इनके लिए अभी दूसरी बात और है, देखो जो कैप्टन भूपिंदर सिंह है इनको एक बार के लिए तो मान के चलिए रिकमेंडेशन आ चुकी है सजा की, लेकिन क्या ये अभी किसी हाईएस्ट कोर्ट के अंदर या किसी हाईएस्ट अथॉरिटी को और अपील कर सकते हैं? इनके पास मतलब अभी के लिए क्या और रास्ते हैं जिससे ये सजा से बच सकते हैं, या फिर इनकी सजा को कम किया जा सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कोर्ट मार्शल होता क्या है। नाउ कोर्ट मार्शल इज ए टाइप ऑफ मिलिट्री कोर्ट, गाइड समझना है, ये क्या है, एक प्रकार का मिलिट्री कोर्ट है। अगर हम बात करते हैं मिलिट्री की या डिफेंस फोर्सेज की, तो वहां पर उनका जो है ना कोर्ट अलग होता है। जो भी किया जाता है, जो भी वहां पे एक प्रकार से चार्जशीट बनती है या जो भी केस होता है वो कहाँ पे जाता है, मिलिट्री कोर्ट के अंदर जाता है। और ये मिलिट्री कोर्ट भी 4 प्रकार के होते हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा। एंड इट empowered टू ट्राई मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज फॉर ऑफेंसेज कमिटेड अंडर द मिलिट्री लॉ। अगर कोई आर्म्ड फोर्स कोई पर्सनल है आर्मी का या फिर नेवी का या एयरफोर्स का, अगर उसने कोई भी ऑफेंस किया है अंडर दी मिलिट्री लॉ,
उसके लिए सजा कौन देगा? ये मिलिट्री कोर्ट सजा देगा। सारी उसकी हेयरिंग्स कहाँ पे होंगी? मिलिट्री कोर्ट के अंदर होंगी। ये एक प्रकार का मिलिट्री कोर्ट होता है, कोर्ट मार्शल। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ द पर्पज ऑफ द कोर्ट इज टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर विद इन द मिलिट्री, क्योंकि मैंने बताया डिसिप्लिन के बिना तो कोई चीज चलती ही नहीं है। और इंडियन आर्मी की या एयरफोर्स की हम बात करते हैं या हमारे आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं, तो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड फोर्सेस इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड बाय इंश्योरिंग दैट मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है भाई आपकी। ठीक है, मैंने बताया अगर आपको पावर दी गई है गाइस, समझना, पावर दी गई है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। नाउ ए कोर्ट मार्शल इज typically composed of military officers who serve as both judge and jury। अब इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की हम बात करते हैं या फिर जो सॉरी कोर्ट मार्शल की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर जो भी जज रहने वाले होते हैं या फिर जूरी जो बनती है, उसके अंदर मिलिट्री ऑफिसर ही होते हैं। कोई भी बाहरी सिविलियन जज या सिविलियन पर्सन वकील इसके अंदर नहीं इन्वॉल्व होता है, समझना। तो यहाँ पे सारा का सारा मामला किसके अंडर में आता है? आर्म फोर्सेज के अंडर में होता है। अगर देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, हम आर्मी की बात करेंगे ना, तो आप समझ जाना तीनों की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो भी ऑफिसर रहने वाले वो आर्मी के ही रहने वाले हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू द कोर्ट मार्शल। अब हमने समझ लिया कोर्ट मार्शल क्या है भाई। मिलिट्री का एक कोर्ट है जिसके अंदर जो मिलिट्री के जवान हैं, अगर वो कोई क्राइम कर देते हैं तो उनको वहां पे सजा दी जाती है, उसके अंदर उनकी ट्रायल्स होती हैं। तो वो वो एक प्रकार से मिलिट्री कोर्ट होता है। अब लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं तो आर्मी की हम बात करते हैं, तो आर्मी एक्ट 1950 के तहत ये सारी बातें बताई गई हैं जो कि अप्लाई होती है इंडियन आर्मी के ऊपर। द नेवी एक्ट 1957 अप्लाई होता है इंडियन नेवी के ऊपर। एंड द एयरफोर्स एक्ट 1950 जो कि अप्लाई होता है टू द मेंबर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो तीनों एक्ट आपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखने हैं, कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे 2007 के अंदर आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल एक्ट भी लेके आया गया था, जिसके तहत एक ऑटोनोमस बॉडी का निर्माण किया गया था, दैट इज द आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल। ठीक है, एएफटी। एएफटी की अगर हम बात करते हैं, इट इज ए क्वासी फेडरल क्वासी जुडिशियल बॉडी। हालांकि ऑटोनोमस है, लेकिन फिर भी ये क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। इसके अंदर जो भी जजेस रहने वाले होते हैं वो कहाँ से आते हैं? आर्मी से ही आते हैं। ठीक है, और जो भी सर्विस रिलेटेड मैटर होते हैं उनको कौन सोल्व आउट करता है? एएफटी सोल्व आउट करती है। इसका जो ज्यूरिसडिक्शन की अगर बात करते हैं, तो डिस्प्यूट जो भी हो गए इसके अंदर आप अपील कर सकते हो। लेकिन आपकी जो डिस्प्यूट है, जो भी अपील है, रिलेटेड होनी चाहिए सर्विस मैटर से, आर्मी से, एयरफोर्स, नेवी से, इन सब चीजें से आपकी ये जो है ना अपील रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर आपका जो कोर्ट मार्शल है, कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स भी यहाँ पे चल सकती हैं। और मैं बता दूं आपको, जो एएफटी है, इट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, इट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी टू रिमीजन यूर सेंटेंस। ये आपकी सेंटेंस जो भी आपको मिली है, मतलब आर्मी पर्सन को, उसको कम कर सकती है, उसको एक प्रकार से माफ भी कर सकती है। ठीक है, और बढ़ा भी सकती है। तो हाईएस्ट अथॉरिटी यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत बनाई गई बॉडी रहने वाली है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कोर्ट मार्शल इन इंडिया। देखिए बात करते हैं, सॉरी, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ, चार प्रकार के यहाँ पे हमारे पास कोर्ट मार्शल एस्टेब्लिश्ड है इंडिया के अंदर, जो कि अलग अलग केस की सुनवाई करते हैं अकॉर्डिंग टू दी ऑफेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कोर्ट मार्शल की। जनरल कोर्ट मार्शल दैट इज जीसीएम की अगर बात करें, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मिलिट्री कोर्ट मार्शल इन इंडिया एंड इट कैन बी कन्वेड टू ट्राई द मोस्ट सीरियस ऑफेंस। अगर आपने कोई मोस्ट सीरियस ऑफेंस किया है, हम आर्मी पर्सन की बात कर रहे हैं, तब जो है कि जनरल कोर्ट मार्शल को बैठाया जाता है, इंक्लूडिंग दोज दैट कैरीज डेथ पेनल्टीज। अगर आपने ऐसा कोई क्राइम किया जिसके अंदर डेथ पेनल्टीज होगी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया और 10 साल से ज्यादा की अगर सजा हो गई, तो उसके केस के अंदर, उसके कंटेक्स्ट में जीसीएम को कैरी आउट किया जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल, डीसीएम। ए डीसीएम कैन बी कन्वेड टू ट्राई ऑफेंसेस दैट आर लेस सीरियस देन दी जीसीएम। ठीक है, ये तो उससे थोड़ा नीचे हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आता है समरी जनरल कोर्ट मार्शल एंड कैन बी कन्वेड टू ट्राई ए मेजर माइनर ऑफेंस। अगर आपने और भी कोई छोटा ऑफेंस किया है, मान के चलिए चोरी का हो गया या कोई और छोटा ऑफेंस हो गया, ठीक है, सीनियर के साथ में आपने यदि कोई, मतलब ऑफिसर के सामने
मिसबिहेव कर दिया, तो इस टाइप की अगर कोई केस होता है माइनर सा, तो उसमें समरी जनरल कोर्ट मार्शल को कंडक्ट किया जाता है। और सबसे लास्ट में आता है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। अब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल उपरोक्त तीनों से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कहाँ पे कैरी आउट किया जाता है? इट कैन बी कन्वेड टू ट्राई ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग द एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशंस। यानी कि अगर आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, फील्ड एरिया के अंदर है। अब फील्ड एरिया जहां पर मतलब मिलिटेंसी का खतरा ज्यादा रहता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया हमारा, असम वाला एरिया हो गया हमारा, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है इधर गुजरात से लेकर ये वाला, ठीक है, गुजरात से लेकर और नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाओ, जो चाइना के साथ में लगता है, पाकिस्तान के साथ में जो बॉर्डर लगता है, जहां पर आपको इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी का जहां पर ज्यादा खतरा रहता है, उस एरिया के अंदर फील्ड एरिया बनाया गया है। तो अगर आपकी ड्यूटी फील्ड के अंदर है और वहां पर आपने कोई ऑफेंस किया है, तब आपके खिलाफ में क्या बिठाई जाएगी? फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल बिठाई जाएगी, ठीक है। ये बात है। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कोर्ट मार्शल इन द इंडियन मिलिट्री? अब ये पूरा प्रोसेस जानेंगे कि कोर्ट मार्शल का प्रोसेस होता क्या है। हमने जान लिया कोर्ट मार्शल क्या होता है, किस प्रकार से किस इसके काइंड होते हैं। अब जानेंगे कि कोर्ट मार्शल के प्रोसीडिंग्स कैसी होती है, इसका प्रोसीजर कैसे होता है। तो सबसे पहले देखो गाइस, इनिशिएटिंग द इंक्वायरी। मान के चलिए कोई आर्मी पर्सन है, आर्मी पर्सन है, उसने कोई कंडक्ट किया है, कोई क्राइम कंडक्ट किया है, और अब इसके खिलाफ में एप्लीकेशन जो कि आई है, इसके खिलाफ में कुछ किसी ने बताया है कि भाई ये वाला जो इसने क्राइम किया है और ये गलत है। इसके अगेंस्ट में, इस पर्सन के अगेंस्ट में सीओआई को कंडक्ट करवाया जाएगा, सीओआई बैठाई जाएगी, दैट इज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इट इज सिमिलर जस्ट एफआईआर। एफआईआर के सिमिलर होती है। एफआईआर आपने पता सिविल महकमे के अंदर, सिविल के अंदर एफआईआर को लॉन्च लॉन्च किया जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको आप कहते हो, दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसी प्रकार से आप सिमिलर समझ सकते हो सीओआई इन आर्मी के अंदर। तो सीओआई दैट इज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को कंडक्ट करवाया जाता है। नाउ यहाँ पे पढ़ लेते हैं। व्हेन द आर्मी वांट्स एन एलिगेशन अगेंस्ट इट्स पर्सनल इन्वेस्टिगेटेड, इट इज द फर्स्ट सेटअप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। सबसे पहले किसको बैठाया जाएगा? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को बैठाया जाएगा। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर जो भी बोर्ड के मेंबर रहने वाले होते हैं, वो सारे कहाँ से आते हैं? आर्मी से ही आते हैं, ठीक है। वो जो पर्सन जिस यूनिट में काम करता है, जिस भी यूनिट या ड्यू के अंदर काम करता है, वो सारे मेंबर यहाँ से भी हो सकते हैं या किसी दूसरी यूनिट से भी मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर जो भी ऑफिसर रहने वाले होते हैं, ऑफिसर भी आर्मी के होंगे, जेसीओज भी आर्मी के होंगे, एनसीओज भी आर्मी के होंगे। तो यहाँ पे कोई भी सिविल पर्सन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है सीओआई के अंदर, ठीक है। नाउ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट्स दी कंप्लेंट। अब हाँ, जो कंप्लेंट आई है इस पर्सन के खिलाफ, जो हमने बताया था, इसके खिलाफ जो भी कंप्लेंट आई है, चाहे बाहर से कंप्लेंट आई है, चाहे आर्मी के अंदर से कंप्लेंट आई है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का काम कौन करती है? ये जो आपके सीओआई है, ये बोर्ड है, ये आपका इसके ऊपर काम करता है। जो भी कंप्लेंट आई है उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन बैठाने का काम करेगी सीओआई। बट कैन नॉट बी अवॉर्डेड पनिशमेंट। लेकिन ये ध्यान रखना, ये सजा नहीं देगी, ये केवल क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन करने का काम करती है, सजा देने का काम दूसरी चीजों का है, दूसरी अथॉरिटीज का है, वो बात करेंगे किसका है, ठीक है। इट इज ओनली रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस। जो स्टेटमेंट होते हैं विटनेस के, उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, पूरी इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किया जाता है। और इट इज जस्ट कंपेरेबल टू द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय द पुलिस ऑफिसर अंडर द सेक्शन 161 ऑफ द सीआरपीसी। जैसे सीआरपीसी के तहत, सेक्शन 161 के तहत हम लोग सिविल के अंदर जो पुलिस ऑफिसर हैं, वो एग्जामिन करते हैं विटनेसेस को, जो भी रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। उसी प्रकार से जो सीओआई है वो भी क्या करती है? जो भी विटनेस होते हैं उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का काम करती है। नाउ रिकॉर्डिंग ऑफ द समरी ऑफ एविडेंसेस। अब ये जो हो गई है, रिकॉर्डिंग हो गई है मान के चलिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग होने के बाद क्या होता है? नाउ बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द सीओआई, ए टेंटेटिव चार्ज शीट इज डाउन अप बाय द कमांडिंग ऑफिसर। जिस यूनिट के अंदर पर्सन काम कर रहा होता है, सर्विंग करता है, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे जेसीओ है, चाहे एनसीओ है, ठीक है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है। उसके खिलाफ में फिर क्या होगा? एक टेंटेटिव चार्जशीट को दायर किया जाएगा, किसके द्वारा? उसी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा, ऑफ द एक्यूज्ड ऑफिसर, ठीक है। वो अक्यूज्ड ऑफिसर भी हो सकता है, मैंने बताया जेसीओ भी हो सकता है, एनसीओ भी हो सकता है, विच इज अकिन टू द पुलिस फाइंडिंग चार्जशीट। और जिस प्रकार से पुलिस एक चार्जशीट फाइल करती है, उसी प्रकार से कमांडिंग ऑफिसर भी एक टेंटेटिव चार्जशीट फाइल करता है, ठीक है। आफ्टर दिस द हियरिंग्स ऑफ द चार्जेस टेक प्लेस। अब यहाँ पे जैसे कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर होता हियरिंग्स होती हैं, वो उसी प्रकार से यहाँ पर भी सुनवाई की जाती है, ठीक है।
सुनवाई कहाँ पे होगी? उसी कोर्ट मार्शल के कोर्ट में होगी, ठीक है, जो कोर्ट मार्शल हमने बताया, सीजीएम, जीसीएम, सॉरी, जीसीएम, ठीक है। ओके। जैसे मैजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई होती है ना सिविल के अंदर, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सुनवाई होती है। मैजिस्ट्रेट होता है इनका खुद का, जो आर्मी का पर्सन होता है। नाउ द समरी ऑफ द एविडेंसेस इज देन रिकॉर्डेड, ठीक है जी, एंड विच इज अकेन टू दी फ्रेमिंग ए चार्जेस बाय द मैजिस्ट्रेट। और जिस प्रकार मैजिस्ट्रेट चार्ज करता है, उसी प्रकार से समरी ऑफ एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है आर्मी के अंदर भी। नाउ ऑर्डरिंग ऑफ द जनरल कोर्ट मार्शल। अब जनरल कोर्ट मार्शल का ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा दिया जाएगा ये बताएंगे हम लोग। आफ्टर समरी ऑफ द एविडेंसेस इज रिकॉर्डेड, जैसे ही समरी रिकॉर्ड की जाती है, सारी समरी रिकॉर्ड कर ली, पूरे एविडेंस हमने इकट्ठे कर लिए हैं, जनरल कोर्ट मार्शल का ऑर्डर दे दिया जाता है यहाँ पर कि आप इस पर्सन के खिलाफ जनरल कोर्ट मार्शल को कंडक्ट करवाओ। एंड दिस इज द स्टेज इज लाइक कंडक्ट ऑफ ए ट्रायल बाय एनी जुडिशियल कोर्ट इन द सिविल मैटर्स। सिविल मैटर में जिस प्रकार से कोई जुडिशियल कोर्ट के द्वारा ट्रायल्स को कंडक्ट करवाया जाता है, उसी प्रकार से जीसीएम के अंदर भी अब यहाँ पे ट्रायल्स की जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे सारी की सारी हियरिंग्स होंगी, ट्रायल की जाएंगी उस पर्सन के खिलाफ, दैट इज द जनरल कोर्ट मार्शल। नाउ जीसीएम अनाउंसेस ए सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशन, ये बात है। अब जो कैप्टन भूपिंदर सिंह का केस है ना गाइज, अब उसको क्या मिला है? रिकमेंडेशन की गई है सजा की, किसके द्वारा? जीसीएम के द्वारा। ये जीसीएम अब क्या करता है? सारी हियरिंग्स होने के बाद, सारे विटनेसेस को देखने के बाद, पूरा यहाँ पे प्रोसीडिंग्स चलता है। और सारी प्रोसीडिंग्स के कंप्लीट होने के बाद जीसीएम क्या करेगा? यहाँ पे सेंटेंस को क्या करेगा? रिकमेंड करेगा। किसको रिकमेंड करेगा? टू दी हाईएस्ट अथॉरिटी दैट इज दी कमांड। जिस कमांड के अंदर बंदा सर्विंग कर रहा होता है, उस कमांड को ये लोग क्या भेजेंगे? रिकमेंडेशन भेजेंगे। अब वर्तमान में अगर हम बात करते हैं कैप्टन भूपिंदर सिंह के केस में, ये इन्होंने रिकमेंडेशन किसको भेजी है? नदन कमांड को, ठीक है। हमारे इंडियन आर्मी में आपको पता 7 कमांड है टोटल, जैसे कि साउथर्न कमांड होगा, नदन कमांड, सेंट्रल कमांड, ठीक है, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड। तो वहां पे हमारे अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर वाला एरिया किस में आता है? नदन कमांड के अंदर आता है। तो नदन कमांड के कमांडिंग अधिकारी को ये रिकमेंडेशन भेजी गई है, किसके द्वारा? कोर्ट ऑफ जनरल कोर्ट ऑफ मार्शल के द्वारा, ठीक है। मैंने बताया जो भी कंसर्न्ड कमांड रहने वाली है उसको भेज दिया जाता है। अब ये जो है ना कमांडिंग अधिकारी, ये क्या करेगा? यहाँ पे जो लीगल वेटिंग करेगा, इसका न्यायिक पुनर्निरीक्षण करने वाला है कि ये जो सजा इस बंदे को दी गई है, ये सही है या फिर गलत है। अगर इसने क्राइम ज्यादा किया है, तो इस सजा के अंदर इजाफा किया जा सकता है या इस सजा को कम किया जा सकता है। वो सारी लीगल वेटिंग कौन करने वाला है? ये कमांडिंग अधिकारी, नदन कमांड का कमांडिंग अधिकारी करेगा, ठीक है। In a magisterial court, the magistrate announces a sentence when the trial are over, and this is cannot be recommended in nature। ये बात सही है, क्योंकि अगर आप सिविल महकमे में हो और तो सिविल के अंदर अगर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है ना, तो सिविल में अगर मैजिस्ट्रेट ने आपको सजा सुना दी है, तो वो सजा रिकमेंडेशन के तौर पे नहीं होती है, वो सजा सजा ही होती है, वो आपको काटनी ही पड़ेगी। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर इनके पास चांसेस हैं। ये ये मामला कहाँ पे गया? अभी मामला नदन कमांड के अंदर गया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? वेटिंग ऑफ सेंटेंसेस बाय द आर्मीज जजेस एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट। अब आर्मी के अंदर एक ये डिपार्टमेंट होता है, जो कहाँ पे बैठता है? ये नदन कमांड के अंदर बैठता है। इसके पास में सारा का सारा मैटर जाएगा, और इस इन जो रिकमेंडेशन आई है सीजीएम से, जीसीएम से, उस रिकमेंडेशन को कौन करेगा? रिव्यू करने वाला है ये आपका जेएजी डिपार्टमेंट करने वाला है। इसके अंदर जजेस होते हैं जो आर्मी के ही होते हैं, समझ में आई बात। और ये कहाँ पे बैठते हैं? मैंने बताया आर्मी के जो नदन कमांड है वहां पे मिलेंगे, और ये इसको पूरा एक प्रकार से रिव्यू करेंगे कि ये जो सजा दी गई है, रिकमेंडेशन जो हमारे पास आई है, ये सही है या फिर गलत है, ठीक है जी। पढ़ लेते हैं एक बार। रिकमेंडेशन बाय द जीसीएम इज सेंट टू द रिस्पेक्टिव आर्मी कमांड। इन प्रेजेंट केस इट वाज सेंट टू द नदन आर्मी कमांड, एंड इट इज देन लीगली वेटेड बाय द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द आर्मीज जजेस एडवोकेट जनरल। ये एक डिपार्टमेंट है, इसके जो सीनियर ऑफिसर है उसके द्वारा इसको लीगली वेटेड किया जाएगा, लीगली पुनरीक्षण इसका किया जाएगा। द ऑफिसर्स विल बी एडवाइज ऑन, अगर मान के चलिए अब इनके द्वारा पूरा निरीक्षण कर लिया गया है, अब इनको अगर लगता है सीनियर ऑफिसर को कि ये जो रिकमेंडेशन आई है, सजा जो आई है, ये ज्यादा सजा है, इन्होंने जो क्राइम किया पर्सन ने ये कम है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू सजा, सजा जो उनको मिली है वो ज्यादा है, और मतलब सजा का रिकमेंडेशन ज्यादा है और क्राइम ऑफेंस जो किया है वो कम है, तो ये इसको लीगल एडवाइस भी देंगे।
समझ रहे हो बात को? हाँ जी, समझ रहे हैं। यानी कि जो ऑफिसर हैं ये क्या करेंगे, लीगल एडवाइस देंगे ऑन दी लीगल इन्फॉर्मेटिव इन द ट्रायल इफ द ट्रायल सेंटेंसेस। अगर कोई लीगल इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे हुई है, अगर कुछ कमियां रही हैं ट्रायल्स के अंदर, तो वे उसको भी चेकआउट करेंगे और बताएंगे कि भैया लीगल इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे रही हैं, आपको ये मतलब आप आगे प्रोसीडिंग करनी चाहिए। ठीक है, राइट। अगर हाँ यही बात है, अगर कोई है, अगर कोई मतलब कमी रह जाती है तो आप आगे कैरी आउट कर सकते हो इसको। नाउ अगर कोई चीज नहीं है तब क्या होगा? अगर कोई कमी नहीं है, सारे की सारी चीजें ठीक चल रही हैं, इनको जो रिकमेंडेशन सजा की आई है वो भी ठीक है, तब क्या होगा देखो। द कमांडर ऑफ द कमांड दैट कमांड, अब जो कमांडर है उस कमांड का अभी प्रेजेंट केस में कौन हो जाएगा, नदर कमांड का जो कमांडर है, डायरेक्ट करेगा, डायरेक्ट द कन्वेनिंग अथॉरिटी टू कंफर्म, रेमिट और रिवाइज द सेंटेंस इन केस ऑफ द पुनिशमेंट हैज टू बी एनहेंस्ड। अगर मान के चलिए दो यहाँ पे बातें होती हैं, दो बातें क्या होती हैं, अगर तो आपकी सजा बढ़ानी है, अगर सजा बढ़ानी है तो जो कमांडर है कमांड का वो क्या करेगा, जो कन्वेनिंग अथॉरिटी है उसको डायरेक्ट करेगा। कन्वेनिंग अथॉरिटी यहाँ पे कौन होगा, कन्वेनिंग अथॉरिटी यहाँ पे जीओसी होने वाला है। जीओसी दैट इज दी जनरल ऑफिसर कमांडिंग, जीओसी के बारे में बताऊंगा। तो जीओसी को ये क्या कर देगा, डायरेक्ट कर देगा, भी आप देखो जो रिकमेंडेशन आई है इसके अंदर क्या आप कंफर्म करो, क्या रिमिट किया जा सकता है, रिवाइज करना किया जा सकता है सेंटेंस को, अगर आप इसको जो पनिशमेंट मिली है इसको इनहेंस किया जा सकता है क्या। ठीक है, अगर करना है, अगर सजा को बढ़ाना है, तब जाके डायरेक्ट क्या करेगा, कन्वेनिंग अथॉरिटी को, कौन, कमांडर, कमांडर कन्वेनिंग अथॉरिटी को डायरेक्ट करेगा अगर सजा बढ़ानी है। अगर नहीं बढ़ानी है, सजा को कम करना है मान के चलिए, तो अपने बिहाफ के ऊपर उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास पावर है, उसको किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है सजा को कम करने के लिए, वो अपने आप सजा को क्या कर देगा, कम कर देगा। कौन, जो कमांडर है, नदर कमांड का जो कमांडिंग अधिकारी है वो अपने आप सजा को कम कर देगा। लेकिन यदि सजा बढ़ानी है तो फिर से मामला कहाँ पे जाएगा, उसी ज्यूरी के अंदर जाएगा, दैट इज दी जीसीएम, यानी कि जिसने रिकमेंडेशन भेजी है। फिर से पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स चलेंगी, फिर से इसको देखा जाएगा। ठीक है, ये मामला होता है। आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी। ओके, नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज द लीगल रिसोर्सेज अवेलेबल टू द एक्यूज्ड। अब हुआ क्या है, मान के चलिए कोई पर्सन था, उसकी सजा कम कर दी गई, दी बेटर है, कमांडिंग अधिकारी के द्वारा यदि सजा कम कर दी गई तो ठीक है, चलो मान लिया हमने। लेकिन यदि सजा को बढ़ाना है, सजा को बढ़ाना है या सजा को बरकरार रखना है, सजा को बरकरार रखना है, जो रिकमेंडेशन आई है जीसीएम के द्वारा उनको यहीं पे हमने मान लिया भाई, ठीक है, हाँ जो सजा आपने रिकमेंड की है उसको दे दो, तब लीगल यहाँ पे रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है टू द एक्यूज्ड, जो पर्सन आरोपी है वो आगे क्या कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ एक्ट हैं, देखो, अंडर द आर्मी एक्ट the accused can file a प्री कन्फर्मेशन पिटीशन एज वेल एज पोस्ट कन्फर्मेशन पिटीशन, कि दो प्रकार की पिटीशन यहाँ पे जो एक्यूज्ड है वो फाइल कर सकता है। एक तो होती प्री, यानी कि जब आपके ऊपर इल्जाम लगे हैं, कंप्लेंट आई है, तभी आप क्या कर दो, फाइल कर दो। आपके ऊपर जो भी प्रोसीडिंग्स होने वाली है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठने वाली है, तभी आप फाइल कर दो। मामला अगर जीसीएम में जाने से पहले ही फाइल कर दिया तो अच्छी बात है, तो उसका निपटारा अलग तरीके से होगा, उसमें इतना ज्यादा मामला पेचीदा नहीं होता है। लेकिन दूसरा होता है अपने पास पोस्ट कन्फर्मेशन पिटीशन। पोस्ट कन्फर्मेशन पिटीशन कब फाइल की जाएगी, जब आपको सजा मिल चुकी होती है, आफ्टर द कन्फर्मेशन ऑफ द सेंटेंस बाय द कमांडिंग अधिकारी, जो आर्मी का जो कमांडर है, कंसर्न कमांड के अधिकारी के द्वारा जब आपको सजा दे दी गई है, सजा आपने को मिल चुकी है, तब यदि जब आप गवर्नमेंट को फाइल करते हो, तो गवर्नमेंट को फाइल करने वाले पिटीशन को कहते हैं पोस्ट कन्फर्मेशन पिटीशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपकी जो रैंक थी वो छीन ली जाती है आपसे, आपकी जो भी पावर है वो डिसमिस हो जाती है, आप आर्मी से डिसमिस हो जाते हो। उसके बाद आप कहाँ पे जाओगे, गवर्नमेंट के पास जाओगे। लेकिन प्री अगर कंफर्मेशन पिटीशन डालनी है तो आपको किसको डालोगे, जो कमांडिंग अधिकारी है, जिस भी कमांड के नीचे आप काम कर रहे हो। ठीक है, बताऊं, कमांड के अंदर बहुत सारी ड्यू होती हैं, ड्यू के अंदर बहुत सारी यूनिट होती हैं। एक ड्यू के अंदर तीन आपकी कमांड रहने वाली होती है, और तीनों कमांड्स के अंदर तीन तीन यूनिट या रेजिमेंट्स वहां पे सर्विंग करती हैं। तो इस प्रकार से इनका प्रोसीजर चलता है। तो आपने क्या करना है, कमांडिंग अधिकारी को प्री कन्फर्मेशन पिटीशन डालनी है, और आपने बताना है कि जो मेरी मेरिट्स हैं उनको देखो भाई, लुक लुक इनटू माय मेरिट्स, मैंने बहुत अच्छा काम किया है पीछे, मेरे इतने मतलब यहाँ पे अवार्ड्स मुझे मिले हुए हैं, आपने वहां पे बताना है।
तो जैसे ये बताया जाएगा तो जो कमांडिंग अधिकारी है मेरिट्स को चेकआउट करेगा और उसके आधार पे वो आपकी सजा को वहीं पर कम या फिर ज्यादा मतलब माफ भी कर सकता है। ठीक है, वहीं पर फैसला भी सुनाया जा सकता है। तो ये तो बहुत अच्छा मामला होता है, लेकिन अगर बात पेचीदा हो गई फिर गड़बड़ा जाता है मामला। ठीक है, बाद में तो कुछ मतलब होने वाला नहीं होता है। नाउ आफ्टर दिस ऑपरेशन हैव बीन एग्जॉस्टेड द accused कैन अप्रोच टू द आर्मी फोर्सेस क्रिमिनल। अब ये देखो सारा मामला हो गया, अब आपको सजा मिल चुकी है भाई, बिल्कुल। पोस्ट कन्फर्मेशन पिटीशन भी आपने डाल ली, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप कहाँ पे जा सकते हो? लास्ट हथियार आपके पास दो रहते हैं। एक तो मैंने बताया एएफटी, दैट इज द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना 2007 के अंदर की गई थी। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये आपकी सजा को क्या कर सकती है? सस्पेंड भी कर सकती है, माफ कर सकते हैं, ठीक है, जो भी कम भी कर सकती है, जो भी इनको अच्छा लगेगा अकॉर्डिंग टू योर क्राइम। ये सब चीजें देखेंगे और इसको कैरी आउट करेंगे। दूसरा, आप कहाँ पे जा सकते हो? सीधा प्रेसिडेंट के पास में जा सकते हो, अंडर द आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर सजा का प्रावधान है, सजा को माफ करने का प्रावधान है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास पावर है, वो आपकी सजा को क्या कर सकता है? माफ कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, और रेमिजन भी कर सकता है ऑफ योर पनिशमेंट और सेंटेंस। ठीक है, गिवन बाय दी कोर्ट मार्शल। जो भी कोर्ट मार्शल के अंदर सजा आपको दी है उसको, ये सारी बातें राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं, वो कर सकता है। ठीक है, माफ भी कर सकता है। तो लास्ट में आपके पास में ये वाला चांस रहता है। अभी अगर बात करते हैं भूपिंदर सिंह वाले केस के अंदर, तो जो भूपिंदर सिंह की हम बात करते हैं, इनको अभी जीसीएम के द्वारा रिकमेंडेशन भेजी गई है। किसको? नदन कमांड को। अब नदन कमांड का जो कमांडिंग अधिकारी है, मैंने बताया वो सेंटेंस क्या कर सकता है? सेंटेंस को कम कर सकता है, ठीक है, इसको माफ भी कर सकता है। अगर इसको बढ़ानी होगी सजा, तो किसको भेजेगा? वापिस से इसको जीसीएम को भेजेगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को वापिस से भेजेगा। वो अपने बिहाफ पे कुछ भी कर सकता है। अगर उसने सजा को बरकरार बरकरार रखा, जो भी सजा दी गई है, रिकमेंडेशन जो आई है, तब क्या होगा? तब ये वाला पर्सन जो है कि एफएटी के अंदर जा सकता है। ठीक है, एएफटी के अंदर जा सकता है। एएफटी ने भी अगर सजा को नहीं माना, तब लास्ट में हथियार बचता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी के लिए तो हम बात करते हैं, तो इनके पास चांसेस हैं कि सजा को कम करवाया जा सकता है। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे क्या होने वाला है, किस प्रकार से सारी चीजें प्रोसीड करती हैं। जो भी यहाँ पे रहने वाला है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो फिर से लेके आ जाऊंगा। एंड आई होप, बिल्कुल मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीजें क्लियर कट समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है, देन प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं फिर से कभी ना कभी उसको बता दूंगा कि हाँ, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में ही उसका आंसर दे दूंगा आपको। पर्सनली भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो कि सर ये वाली चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई हैं। एंड ऐसा है तो प्लीज यार, अब अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो क्या करना? चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड हिट द लाइक बटन if you like the video. ठीक है, like the content. Now thank you guys, have a nice day, stay tuned and stay with us.